गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में हमारी जो कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है वसन भाग 2, उसमें पाठ 3 हिमालय की बेटियां है, उस पाठ की हम पुनरावृत्ति देखेंगे, यानी कि उस पाठ को हम दोबारा पढ़ेंगे। हिमालय की पाठ 3 हिमालय की बेटियां। इस पाठ के जो लेखक है वो है नागार्जुन। इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की सिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती है, यही लेखक ने दर्शाया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई प्रतीत लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, इनका उछलना और कूदना। लेखक जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलती नदियों को देखता था तो वे उसे बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। वे शिष्ट महिला की भांति दिखती थी। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव था। जब वह उनमें डुबकियां लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी थी। बहुत वर्षों तक वह नदियों को काफी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार वह हिमालय की काफ़ी चढ़ाई चढ़ा तो उन्होंने नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि उनको नदियों का जो बदला हुआ आकर्षक रूप था वो देखने का उनको मौका मिला। उन्हें बहुत हैरानी थी। पर्वतों के मध्य तो गंगा, यमुना, सतलज कितनी दुबली पतली दिखती है, लेकिन समतल धरातल यानी कि समतल मैदान पर पहुंचते ही वो विशाल रूप में बदल जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी वह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं कि इनका जो उछलना कूदना, खिलखिलाना, भावभंगिमाएं बनाना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है। अर्थात जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर वह खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर परिपूर्ण उत्साह से आगे बढ़ती है। अलहट बाला की भांति प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ,
बंदूर अद्वितीयकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नरखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किसे मिलने की चाह में आगे बढ़ती जा रही है। अपार प्रेम करने वाला पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है। जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने के समय मायके की हर चीज़ जिसे वे प्रेम करती है खुशी खुशी छोड़ जाती है, उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, पौधों से भरपूर घाटियाँ, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियाँ, सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करता है, उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा। नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता छा जाती है। यानी कि यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि नदियों का लक्ष्य क्या है, वही लेखक को समझ में नहीं आता है। वो ये किससे मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है, वही बात उनको समझ में नहीं आ रही है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इन्हें महानद भी कहा जाता है, लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियों अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियाँ रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने छाने लगता है। लेखक कहते हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का उन्हें श्रेय मिलता है। यानी कि वो कितना सौभाग्यशाली वो समुद्र कि जिसे पर्वतराज हिमालय की ये जो दो बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ने का उन्हें श्रेय मिला।
जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब लेखक ने यहाँ पर पहले जो पैराग्राफ हमने देखा, वहाँ पर लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ़ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं, यानी कि उसमें से वो अस्तित्व पाती हैं और क्या करती हैं, समुद्र की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें महानद भी कहा जाता है। लेकिन इनको देखकर जो लेखक की आंखों के सामने हिमालय की जो अन्य पुत्रियाँ, यानी जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, जो है रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने छाने लगता है। और लेखक कहते हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब इस लास्ट पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जैसे यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि लेखक को क्या मालूम होता है, नदियों का पिता। बूढ़ा हिमालय लेखक को नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते हैं, ऐसे ही हिमालय रूपी माता पिता की गोद में उन्होंने अपना बचपन बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते ये चल पड़ती है सागर के पास। ऐसा सोचते ही लेखक को, यानी लेखक अगर ऐसा सोचते हैं तो लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है। यानी हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंप दी है। यानी यहाँ पर पहले ही बताया है कि लेखक को जो बूढ़ा हिमालय है उन नदियों का पिता मालूम होता है और सागर जो है वो सागर को हिमालय का दामाद बताया गया है। तो यहाँ पर उसका मानवीकरण किया गया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने माता पिता के कोई शर्म नहीं करते हैं, उसे लगता है इन्होंने अपना नंग धड़क बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते वो कहाँ चल पड़ती है, कहाँ जाती है, सागर के पास। तो ऐसा सोचते ही लेखक को जो सागर है उस सागर को दामाद और हिमालय ससुर लगता है। यानी हिमालय ने अपनी बेटियां किसके हाथों में सौंप दी है, सागर के हाथों में सौंप दी है। तो बच्चों, हमने ये पाठ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और इस पाठ की हम वापस से पुनरावृत्ति करते हैं और वापस से हमने इस पाठ की पुनरावृत्ति की
वापस से हमने इस पाठ की यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति दिखाई। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।